इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके परिचय के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इसके पहले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइकोलॉजी क्या है। तो हमने ये देखा कि जो मनोविज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी एवं लोगोस से लिया गया है, जिसमें साइको का अर्थ है आत्मा या जिंदगी, और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान, अथवा अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान का अगर हमने ये देखा कि मनोविज्ञान के दो संस्थापक रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं और मनोवैज्ञानिक दोनों थे, और दोनों ने इन दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से किया, जैसे प्रकृति एवं पालन पोषण के मध्य भेद, स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व आदि। तो मनोविज्ञान शब्द जिसे लैटिन में हम साइकोलॉजिया भी कहते हैं, 16वीं शताब्दी के पश्चात, लेकिन जर्मनी में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दार्शनिक क्रिश्चियन वुल्फ द्वारा प्रचलित हुआ। इस शब्द का अंग्रेजी में सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने 1870 में अपने एक ग्रंथ या अपनी एक बुक थी उनकी, जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत को उन्होंने प्रकाशित किया। तो मनोविज्ञान आत्मा की जगह मन शब्द के प्रयोग को प्राथमिकता देगी, क्योंकि आत्मा को हम किसी भी तरीके से वैज्ञानिक रूप से हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आत्मा को ना देख सकते हैं, आत्मा को ना सुन सकते हैं। तो ये जो वर्ड था आत्मा, ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसकी हम खोज नहीं कर सकते थे, इसलिए आत्मा को हटा करके फिर हम मन का जो है प्रयोग करने लगे आत्मा की जगह पर, और फिर हमने मनोविज्ञान की परिभाषा बनाई कि मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो अंतिम विशेष विज्ञान था जो 19वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से उसको अलग किया गया, और आजकल हम देखें तो मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है, और कई छात्रों में और विद्यार्थियों में ये विषय जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक अंग बन चुका है। अतः इसमें हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान को हमने किस तरीके से और आगे चल के परिभाषित किया, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका इतिहास क्या रहा है, मनोविज्ञान में के कौन-कौन से जो है सब फील्ड्स हैं, यानी उसके कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ मनोविज्ञान को किस तरीके से उसके उनमें जो भी चीज़ें हम उनको कैसे अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान की अगर परिभाषा को देखा जाए तो हम इसको परिभाषित करना बहुत ही सरल एक टास्क नहीं है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि एक उभरता हुआ क्षेत्र है। अतः इस पर बहुत बड़ी परिचर्चा ये है कि मनोविज्ञान क्या है, इसका कैसे अध्ययन किया जाता है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे अधिक प्रचलित जो परिभाषा ये रही है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, तथा यह विज्ञान मानव समस्याओं की प्रासंगिकता को सम्मिलित करता है। और सबसे अधिक जो प्रचलित उसकी परिभाषा ये मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जिसका कि हम अब बहुत उपयोग करते हैं, वो ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ये अध्ययन है या विज्ञान है। अब हमने यहाँ पर शुरुआत में देखा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, यानी यहाँ पर हमने पशुओं को भी लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पशुओं पर ही अध्ययन करते थे, और पशुओं को लेने की एक ख़ास बात ये हुआ करती थी कि जो पशु का जो मस्तिष्क है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना कि मानव मस्तिष्क होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए पशुओं पर जो है हम कोई भी चीज़ जो है आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं के लिए हमें बहुत ही नैतिकता का जो है पालन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम मनुष्यों के ऊपर कोई अध्ययन कर रहे हैं या मनोविज्ञान की कोई विधि जो हम उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक तरीके से उनसे कंसेंट लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है या उनके परिवारजनों से पूछना पड़ता है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो भी उनको बताना पड़ता है, और एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको भी हमें बरकरार रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम पशुओं की बात करें तो अगर हम उनके ऊपर अध्ययन करते हैं तो हमें इस तरीके की नैतिकता का जो है पालन उन पर नहीं करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। इसीलिए पशुओं को भी इस अध्ययन के लिए लिया गया, और साथ ही साथ पशुओं को लेने का एक और जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि यहाँ पर जो है हम एक तरीके से स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ यानी प्रजाति का जो है हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि एक प्रजाति में अगर इस तरीके का व्यवहार दिख रहा है तो दूसरी ही प्रजाति में किस तरीके का दिखेगा, जो कि मानव में जो है वो उतना संभव नहीं हो सकता था।
तो इस तरीके से मनोविज्ञान की जो ये परिभाषा थी कि मनोविज्ञान जो है वो मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है तथा यह विज्ञान जो है वो मानव समस्याओं की प्रासंगिकता को सम्मिलित करता है। और सबसे अधिक अगर स्वीकृत परिभाषा ये है इसकी कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। अब अगर हम इस परिभाषा को देखें तो इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है व्यवहार, कि व्यवहार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। उसके बाद मानसिक प्रक्रियाओं का क्या मतलब होता है और उसके बाद हमें विज्ञान, क्यों हमने मनोविज्ञान को विज्ञान कहा। तो अगर हम ये देखें तो इस परिभाषा के 3 विज्ञान हैं। प्रथम, मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि ये क्रमिक रूप से सावधानीपूर्वक नियंत्रित अवस्था में जो है मानव एवं पशु के व्यवहार का निरीक्षण करता है। तो अगर हम विज्ञान को परिभाषित करते ये कहें कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में क्रमिक रूप से किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को लेते हैं या सिस्टमैटिक रूप से किसी चीज़ की हम एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, विज्ञान में होता है, जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमिक रूप से चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान को भी इसीलिए विज्ञान कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम क्रमिक रूप से जो है और सावधानीपूर्वक और नियंत्रित अवस्था में यानी कंट्रोल्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, पशुओं और मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया। अतः मनोविज्ञान में व्यवहार का मापन जितना संभव हो सकता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है वो दूषित नहीं है, यानी कोई भी यहाँ पर हमें बायसनेस नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी दूषित पन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में और बहुत ही क्रमिक रूप से हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसलिए मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। वह ज्ञान जो प्रयोगात्मक तथा अन्य विधियों के निरीक्षण द्वारा आंकड़ों को नियंत्रित करने से प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। यानी जो भी हम यहाँ पर आंकड़े इकट्ठित करते हैं मनोविज्ञान में, वो हम जो है अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में हम उसका उपयोग करते हैं। अगर आप इस परिभाषा का द्वितीय अंग देखें तो यहाँ पर ये है कि इस परिभाषा का व्यवहार शब्द क्रिया एवं प्रतिक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित करता है। तो व्यवहार को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ये हम सबसे इसकी अगर सरल परिभाषा देखें व्यवहार की, तो जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो उसका व्यवहार है। चाहे वो जिस तरीके से बोल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, किसी भी उद्दीपक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। तो ये प्रतिक्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप से समाहित होती है। मानव या पशु जो भी करते हैं वो उनकी सोच होती है और उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे क्रिया, चिंतन, संवेग, अभिवृत्ति आदि। अंत में मानसिक प्रक्रिया शब्द उन आंतरिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है, जैसे कि चिंतन है, मनोभाव है, भाव है, स्मरण है आदि। इन सबको हम मानसिक प्रक्रियाओं के अंदर रखते हैं। तो अगर हम परिभाषा में हमने देखा कि मनोविज्ञान को हमने विज्ञान क्यों कहा, व्यवहार का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ मानसिक प्रक्रियाओं का हमने क्या मतलब होता है, यहाँ पर हमने उसको विस्तृत करने की कोशिश की। अब यहाँ पर है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, जैसा अभी हमने देखा कि मनोविज्ञान जो है क्यों उसको हमने विज्ञान कहा, क्योंकि यहाँ पर हम क्रमिक रूप से बहुत ही नियंत्रित अवस्था में जो है व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और यदि मनोविज्ञान के इतिहास को देखा जाए तो ये पता चलेगा कि मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में शरीर क्रिया विज्ञान, जो जीव विज्ञान एवं दर्शन शाखा है, जो ज्ञान मीमांसा अथवा ज्ञान के सिद्धांत के रूप में मानी जाती से मिला हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान जो है पहले हम फिजियोलॉजी, जिसको कि हम शरीर क्रिया विज्ञान, तथा साथ ही साथ जो है दार्शनिक विज्ञान यानी दर्शन शास्त्र से जो है वो मिला हुआ था। तो ये शुरुआत में ही ये जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक वैज्ञानिक ढंग से ही इस पर हम अध्ययन करते हुए आए हैं। तो मनोविज्ञान जो है का प्रत्यात्मक आधार दर्शन शास्त्र में पाया जाता है, परंतु मनोविज्ञान की एक उत्पत्ति एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उत्पत्ति जीव विज्ञान द्वारा हुई है। यानी जो पहले ये दर्शन शास्त्र में मिला हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो मेन जो अगर साइकोलॉजी का ओरिजिन हुआ है, जो मनोविज्ञान का विकास हुआ है, वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से हुआ है। और प्रारंभिक मनोविज्ञान का ये विश्वास था कि मनोविज्ञान का विकास एक क्रमिक ढांचे में प्रयोगात्मक प्रयोगशाला में अनुसंधान करके किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान को जब हमने साइंटिफिक दर्जा दिया, वैज्ञानिक दर्जा दिया, तो उसके लिए एक प्रयोगशाला जो है वो देखा गया कि इसमें हम व्यवहार का अध्ययन जो है वो प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद आगे चल कर के जो है विलियम वुंड ने जो है वो जर्मनी लिप्जिग में जो है पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जो है वो स्थापित की थी, जिसमें हमने मनोविज्ञान को जो है वो वैज्ञानिक रूप से उसको अध्ययन करने का हमने कोशिश की। तो अतः प्रारंभ में मनोविज्ञान जो है वो भौतिक शाखा, शरीर शाखा एवं मानसिक दर्शन शाखा का मिश्रण था एवं मनोविज्ञान शोध मन, शरीर, शारीरिक संबंधों तक सीमित था। आगे चल कर के इसके विकास के आधार पर इसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानव के व्यवहार की अंतर व्यक्ति समस्याओं को इसमें सन्निहित किया गया। तो इस तरीके से मनोविज्ञान को जो है यदि अगर एक प्राकृतिक विज्ञान माना जाए तो मुख्य पूर्वानुमान प्राकृतिक अद्वैत, प्रचालन, वैधता के लिए प्राप्त करना निर्भर, नियतिवाद से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनोविज्ञान को हम जो है वो क्यों एक विज्ञान के अंतर्गत हमने रखा है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को हम जो है वो क्रमबद्ध तरीके से और बहुत ही नियंत्रित अवस्था में इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि मनोविज्ञान की जो मेन उत्पत्ति जो हुई है वो जीव विज्ञान से हुई है, यानी बायोलॉजी से हुई है, और इसमें भौतिक विज्ञान का भी हमें सम्मिश्रण देखने को मिला है। तो इस यानी कहने का ये मतलब है कि हम पहले से ही मनोविज्ञान को जो है एक विज्ञान की तरह क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अब हम इसमें विज्ञान में जो है हम दोनों तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं, मात्रात्मक रूप से भी और हम गुणात्मक रूप से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। मात्रात्मक रूप का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी डेटा को एकत्रित करने के लिए जो हमारे पास नंबर्स होते हैं तो उसको हमने मात्रात्मक कहा, और गुणात्मक में जो है वो हम रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा गुणात्मक हुआ। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हम यहाँ पर दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, मात्रात्मक रूप से भी और साथ ही साथ हम गुणात्मक रूप से भी मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अब मनोविज्ञान में दो तरीके के उपागम को जो है वो लिया गया, एक था नियमान्वेषी एवं दूसरा था हमारा भावमूलक उपागम। तो नियमान्वेषी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ग्रुप में, जो कई सारे लोगों के ऊपर जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको नियमान्वेषी कहा गया। यानी जब हम मानसिक तथा व्यवहारिक प्रक्रियाओं का जो सिद्धांत है, जब हम बहुत लोगों के ऊपर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ संख्या पे लोगों के ऊपर हम जब इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे नियमावेशी उपागम कहा गया। और अगर भावमूलक की बात की जाए, जिसको कि इंग्लिश में इडियोग्राफिक कहते हैं, उसमें जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको हमने भावमूलक उपागम कहा गया। यानी इसका संबंध जो है एक विशेष घटना से भी हो सकता है या एक व्यक्ति से भी हो सकता है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति, एक घटना, एक किसी वस्तु पर काम करते हैं तो उसे हमें भावमूलक उपागम कहते हैं। लेकिन जब हम कुछ लोगों के ऊपर काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स पर काम करते हैं, तो उसको हमने नियमान्वेषी उपागम हमने कहा। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास की अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट है अभी तक कि मनोविज्ञान को हमने जिस तरीके से परिभाषित किया है और क्यों हम मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रारंभ में हमने ये भी देखा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग था, लेकिन लगभग 138 वर्ष पूर्व ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विज्ञान जो है वो बन गया। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत ही छोटा है, लेकिन भूतकाल इसका बहुत ही लंबा है। इसकी टिप्पणी हर्मन एबिंगहॉस द्वारा सदियों पूर्व दी गई थी, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे, और उनका भी बहुत ही योगदान रहा है मनोविज्ञान की उत्पत्ति में। और उसके बाद कई सारे मनोवैज्ञानिक आए, जैसे कि दार्शनिक आए, जैसे सुकरात थे, प्लेटो, अरस्तु। इन सब ने मानव मस्तिष्क की व्याख्या करने में और उसको शारीरिक संबंध से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और उसके बाद धीरे धीरे मनोविज्ञान जो है भौतिक विज्ञान से भी जुड़ता गया, जब प्रयोगात्मक एक प्रयोगशाला वहाँ पर खुल गई, जिसका कि विलियम वुंड ने जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने पहला जो है एक प्रयोगशाला वहाँ पर खोली। और पहला वैज्ञानिक जिसने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया वह जर्मन शरीर क्रिया विज्ञानी गुस्ताव थेमोड फैक्नर थे, जिन्होंने मनोविज्ञान की एक शाखा मनोभौतिकी का अध्ययन किया। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो फिजिक्स से भी हुई है, यानी भौतिक विज्ञान से भी हुई है। और पहली प्रयोगशाला भी जैसे कि आपको बताया गया कि 1879 में लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंड द्वारा जो है वो उसको स्थापित किया गया था। उसी के बाद से हम लोग जो है मनोविज्ञान को का वैज्ञानिक दर्जा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रयोगशाला बनाने के बाद व्यवहार को प्रयोगशाला में भी एक बहुत ही नियंत्रित अवस्था में उसको अध्ययन करने की कोशिश की। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एक एसोसिएशन है मनोविज्ञान की, 1892 में प्रारंभ हुई और हॉल उसके जो है वो प्रत्येक अध्यक्ष बने।
फिर विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान में पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से उसको जाना गया। और प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक उपगम यानी एम्पिरिकल अप्रोच के आधार पर चिंतन, अवधान, प्रतिमा आदि को समझाने का प्रयास किया अथवा उसको समझा। मन एवं मानसिक अनुभवों के अध्ययनों के लिए उसको प्रयोग किया गया। तो धीरे-धीरे विभिन्न विचारों के स्कूलों का प्रारंभ मनोविज्ञान के स्वरूप के अध्ययन में हुआ। तो उन्होंने इसके बाद जब इस तरीके से अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आ गया, उसके बाद मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। तो उसके बाद कई सारे स्कूल्स जो आए जिन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। और इनमें से कुछ स्कूल जो थे वो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स थे और कुछ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में लिए गए। तो यहाँ पर धीरे-धीरे करके इन्होंने स्कूल्स ने क्या बताने की कोशिश की, किस तरीके से व्यवहार को इन्होंने परिभाषित किया। तो उसमें से सबसे पहला जो स्कूल आया था उभर कर के उसका नाम था संरचनावाद, जिसको कि हम स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। और इसके जो मेन फाउंडर थे स्ट्रक्चरलिज्म के वो विलियम वुड और एडवर्ड टिश्नर थे, जो कि वुड के ही विद्यार्थी थे। और इन्होंने जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, इन्होंने ये जानना चाहा कि जो मानव मन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वुंट जो थे वो ये मानते थे कि चेतना के विचारों, अनुभव, संवेगों तथा अन्य मुख्य तत्वों में उसको बाँटा जा सकता है। तो किसी के आत्मगत अनुभवी का वस्तुगत आधार पर मापने में परीक्षण करने को वस्तुगत अंतर्दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने एक तो पहले ये बताया कि मानव मन जो है वो किस तरीके से उसका संरचना बना हुआ है और साथ ही साथ उसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसको कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड या हम कह सकते हैं अंतर्दर्शन के नाम से वो मेथड जो है वो बहुत ही फेमस हुआ कि इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अपने आप को अंदर से जान करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कि हमारा व्यवहार किस तरीके से होता है या मानव मस्तिष्क की संरचना किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर दो बहुत ही बड़े चीज़ें देखने को मिली। तो सबसे पहला कि मानव मन की संरचना कैसे हुई है, जिसको कि एडवर्ड टिश्नर ने इसके ऊपर ज़्यादा रुचि ली और वुंड ने जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड को क्या किया, प्रस्तावित किया, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे बिना पक्षपात के अपने उस अंदर की चीज़ों को जानने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो स्कूल आया वो प्रकार्यवाद, जिसको कि फंक्शनलिज्म कहा गया। और यह दृष्टिकोण डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत से पूरी तरह प्रभावित था और तथा अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यवहार एवं मस्तिष्क की क्रियात्मकता था कि किस तरीके से हमारा मस्तिष्क जो है वो फंक्शन करता है, किस तरीके से मानव मनुष्य जो है वो व्यवहार करते हैं, इसको जानने की इसमें ज़्यादा रुचि देखी गई। और जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद को विकसित किया। उन्होंने सबसे पहले प्रकार्यवाद को यहाँ पर उसको ओरिजिन उसका जॉन डीवी से हुआ है। मस्तिष्क में व्यवहार क्या करते तथा कैसे एक व्यक्ति को जटिल एवं नई परिस्थितियों को स्वीकार करने योग्य बनाते हैं। तो जॉन डीवी ने ये देखा कि मस्तिष्क की संरचना के साथ-साथ मस्तिष्क जो है वो किस तरीके से कार्य करता है और व्यक्ति को है नई परिस्थितियों या जटिल परिस्थितियों में किस तरीके से वो काम कर सकता है, उसको किस तरीके से योग्य बनाते हैं, इसको जानने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद विलियम जेम्स थे जो जॉन डीवी के सहयोगी थे, मुख्य सहयोगी थे। वो इस बात को लेकर के चिंतित थे कि किस प्रकार मस्तिष्क वास्तविक संसार में लोगों को कार्य करने की आज्ञा देता है। यह उपागम प्रकारवाद के नाम से जाना गया। जेम्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगशाला उन्होंने स्थापित की। तो उसके बाद जो दूसरा स्कूल था फंक्शनलिज्म, उसमें दो हमारे जो है मेन संस्थापक थे। एक थे जॉन डीवी जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मस्तिष्क एवं व्यवहार क्या करते हैं तथा कैसे एक व्यक्ति को जटिल एवं नई परिस्थितियों में का वो सामना कर सके, इसके लिए वो उसको योग्य बनाते हैं। और उसके बाद जो उनके सहयोगी थे विलियम जेम्स, इन्होंने इस बात के लिए उन्होंने ये जानने की कोशिश की किस प्रकार मस्तिष्क वास्तविक संसार में लोगों को कार्य करने की आज्ञा देता है। उसके बाद जो दूसरा स्कूल आया वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो संवेदना के अध्ययन पर ज़्यादा प्रकाश डाला और ये जानने के लिए कि मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। और इसमें जो है मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कॉफका, वोल्फगांग कोहलर ये सब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक रहे हैं और उन्होंने संवैधानिक अनुभवों के संपूर्ण सिद्धांतों पर बल दिया। संवेदना को संबंधों एवं संगठनों से संपूर्ण ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है उस पर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने मानव व्यवहार के मस्तिष्क का अध्ययन संगठनात्मक सिद्धांतों को लगाकर किया। तो गेस्टाल्ट का जो योगदान है वो सेंसेशन और परसेप्शन में बहुत ज़्यादा रहा है।
और उन्होंने एक बात पर ये बल डाला कि किसी भी चीज़ का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन जो है उसके भाग के अध्ययन से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम होल में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ना कि उसके पार्ट्स के ऊपर हम ध्यान दे करके। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। और साथ ही साथ इन्होंने परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा उन्होंने अपना एक सिद्धांत डेवलप किया है गेस्टाल्टवादियों ने, जिन्होंने यहाँ पर परसेप्शन को अच्छी तरीके से, यानी परसेप्शन को अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। उसके बाद जो स्कूल आया वो व्यवहार, जो कि बहुत ही बड़ा स्कूल था, और इसके जो मेन संस्थापक थे वो थे जॉन बी वॉटसन और फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने इसको प्रारंभ किया, जिन्होंने मस्तिष्क के अध्ययन के लिए को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान को केवल व्यवहार के निर्देशात्मक स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। कहने का ये मतलब है, उन्होंने ये कहा कि जो व्यवहार हमें बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहा है उसका हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्तिष्क की संरचना क्या है या मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, इस पर किसी भी तरीके से उन्होंने बल नहीं डाला। उन्होंने केवल ये कहा कि जो व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है, जिस व्यवहार को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, वही व्यवहार जो है हम उसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वॉटसन ने जो है ने अनुबंधित अंतःक्रियाओं, सीखे हुए व्यवहार तथा वस्तु व्यवहार पर बल दिया। पैट्रिक पेवलॉव भी थे, जिन्होंने एक शरीर के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाचन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने निष्कर्ष दिया कि भोजन के अतिरिक्त दूसरे उद्दीपक लार स्राव कर सकते हैं, और इसके आधार पर उन्होंने अनुबंधित रिफ्लेक्स का विस्तृत से अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो मेन संस्थापक वो रहे हैं व्यवहारवाद के, वो हैं जो वॉटसन है, बरहस फ्रेडरिक हैं, स्किनर हैं और इवान पैट्रिक पेवलॉव हैं, जिन्होंने इस व्यवहारवाद में अध्ययन किया है। और केवल व्यवहारवाद यही मानता था कि जो व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है उसी पर हम उसको प्रॉपर तरीके से उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्कूल था व्यवहारवाद, ये कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के अंदर रखा गया इसको, और बाकी के अभी ऊपर हम देखें वो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के अंदर थे। उसके बाद यहाँ पे मनोविश्लेषण जो सबसे बड़ा स्कूल था वो भी आया। मनोविश्लेषण की जो स्थापना है वो सिगमंड फ्राइड ने 1856 और 1938 में की थी। और फ्राइड का मानना था कि तंत्रिका विकृति में अचेतन अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब है कि फ्राइड ने जो है वो अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो भी व्यवहार होता है वो हमारे अचेतन मन से ही निर्धारित होता है। यानी यहाँ पर जो अचेतन मन था फ्राइड के अनुसार वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं मन है मनुष्य का, जो कि सबसे बहुत बड़ा मन होता है, और जो कि हमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि हम। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अचेतन मन से ही हमारा व्यवहार जो है वो निर्धारित होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे बाल्यावस्था के एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हमारे व्यवहार को समझने में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर फ्राइड को हम देखा जाए तो फ्राइड ने 2-3 बातों पर उन्होंने अपना जो है वो सिद्धांत दिया कि सबसे पहले हमारा व्यवहार जो है वो अचेतन मन से जो है वो क्या होता है, निर्धारित होता है। अब अचेतन मन क्या है? अचेतन मन हमारे मन के अंदर हमारी वो सारी भावनाएँ हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि हमने उसको क्या कर दिया है, रिप्रेस कर दिया है, नीचे तक दबा दिया है। तो अचेतन मन के अंदर जो मटीरियल है, जो सामग्री है, वो यही सारी सामग्री है, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा व्यवहार होता है वो हमारे अचेतन मन से क्या होता है, निर्धारित होता है। और साथ ही साथ हमारे जो बाल्यावस्था की जो अनुभव हैं, जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, वो भी हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो, और उन्होंने ये भी कहा कि अचेतन की जो सामग्री है वो कैसे हमारे चेतन में आती है। तो उन्होंने कहा कि अचेतन की सामग्री को समझने के लिए जब हम स्वप्न देखते हैं, जब हम कोई सपना देखते हैं, तो उसकी भी व्याख्या जो है उन्होंने अचेतन मन के थ्रू ही की। और ये इस तरीके से जो एक ड्रीम एनालिसिस था, एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक मेथड था जिसमें कि अचेतन मन को जो है वो समझाने की कोशिश की जाती थी। अब मनोविश्लेषणवाद में फ्राइड ने कार्ल युंग, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल हॉर्ने एवं एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिक इनसे बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने ही आगे चल कर के फ्राइड को ही उन्होंने फॉलो किया, लेकिन फ्राइड की कुछ बातों से ये जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं रखते थे, तो उन्होंने आगे चल के फ्राइड को फॉलो करते हुए अपने नए सिद्धांत को आगे बनाए, जिसमें कि कार्ल युंग का सिद्धांत, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल हॉर्ने, इन सब ने जो है वो मनोविज्ञान
फ्राइड से ही ये जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर न्यू फ्राइडियन के नाम से प्रचलित हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये सारे फ्राइड के ही फॉलोअर्स थे, इन्होंने फ्राइड को ही बहुत हद तक फॉलो किया, लेकिन फ्राइड की कुछ बातों से ये सहमत नहीं थे, तो इन्होंने आगे चल कर के अपना एक नया उपागम बनाया, जो कि मनोगत्यात्मक उपागम के नाम से जाना गया, और अब हम नियो फ्राइडियन के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद जब साइकोएनालिसिस जो स्कूल था, उसके बाद जो आया मानवतावादी संदर्श, जिसको कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, और इसको हम तीसरी शक्ति के रूप में माना गया है साइकोलॉजी के। और इन्होंने किसी भी तरीके से ना तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, ना तो अनकॉन्शियस के बारे में, ना ही मानव मस्तिष्क के बारे में इस तरीके से कोई भी चर्चा इसमें नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य होता है उसकी अपनी योग्यता होती है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर मनुष्य की कोई भी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, यानी मानवतावादी संदर्श में। इन्होंने ये कहा कि मानव की योग्यताएं स्वयं अपने जीवन द्वारा निर्देशित होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर, यानी उनकी योग्यताओं पर ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया गया। किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट पर यहाँ पर मानवतावादी उसमें उन्होंने कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर अपनी जीवन को समझने की योग्यता है, अपने जीवन को किस तरीके से वो चलाएगा उसके लिए वो स्वतंत्र है, और वो अपने स्वयं की चीज़ों से ही क्या होता है, निर्देशित होता है, और उसको हर चीज़ को चुनने की स्वतंत्रता है, आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता है, और किसी अपनी अपनी क्षमता के बेसिस पर हर एक चीज़ की उपलब्धि वो प्राप्त कर सकता है। ये इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य था। और इसके जो मुख्य संस्थापक थे अब्राहम मैस्लो, जिनकी की नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कार्ल रॉजर्स, जिन्होंने सेल्फ के ऊपर बहुत काम किया है, स्वयं के ऊपर उन्होंने बहुत काम करके अपनी थ्योरी को दिया है। तो इसलिए इसके जो मुख्य संस्थापक रहे हैं वो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स रहे हैं। उसके बाद संज्ञानात्मक संदर्श जो स्कूल आया, ये भी कंटेम्प्रेरी स्कूल के अंदर है, जिसमें गेस्टाल्ट उपागम एवं कंप्यूटर के विकास के उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के प्रति रुझान को दीप्त किया गया। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, यानी संज्ञानात्मक जो अप्रोच है, यहाँ पर हम जो है वो मानव मस्तिष्क को उन्होंने कंप्यूटर के साथ जोड़ा, कि जिस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, हमारा मानव मस्तिष्क उसी तरीके से वर्क करता है, और इसके अंदर जितनी भी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, जैसे कि हमारा चिंतन है, हमारा थिंकिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लैंग्वेज है, इन सब के ऊपर यहाँ पर जो है वो फोकस किया गया है। तो जैसे कि इनके जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे कि स्मृति के बारे में, स्मरण क्या है, बुद्धि, भाषा, समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता पर यहाँ पर उन्होंने केंद्रित किया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये हमारी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो जिसके बल पर हम जो है वो जो भी चीज़ें होती हैं हमारे संसार में, उसमें हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि उन्होंने उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का नाम दिया। और इसके जो मुख्य सहयोगी थे वो हरमन एबिंगहॉस थे, जिन्होंने स्मरण में यानी स्मृति पर उन्होंने बहुत ही काम किया है, और इन्होंने सबसे पहले जो है वो नॉनसेंस सिलेबस वर्ड्स यानी निरर्थक पदों की एक क्रमिक सूची जो है उन्होंने प्रस्तावित की थी, और जो कि सीखने में किस तरीके से स्मृति साहचर्य के प्रभाव का अध्ययन करती है, इसके बारे में उन्होंने फोकस किया, कि जब ऐसे वर्ड्स जिनका कोई अर्थ नहीं है, उनको वो किस तरीके से हमारी स्मृति से संबंधित है, और किस तरीके से हम उसको याद करते हैं और हम उसको ध्यान में रखते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो काम किया। उसके बाद फ्रेडरिक बाटलेट हैं, ये भी इसके मुख्य सहयोगी हैं, जिन्होंने स्मृति की सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर अध्ययन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्कूल था वो था सामाजिक सांस्कृतिक संदर्श। इसका मुख्य केंद्र व्यवहार को प्रमाणित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर है। इस परिप्रेक्ष्य से किया गया शोध महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वातावरण के विभिन्न प्रभावों को, सामाजिक मानकों को, वर्ग विभिन्नता को, मानव जातीय पहचान आदि को दर्शा सकता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान ने निष्कर्ष दिया कि पाश्चात्य संस्कृति का मानक मुख्यतः व्यक्तिगतता की तरफ होती है।
पूर्व एशियन सांस्कृतिक के मानक की उन्मुखता मुख्य सामूहिक अथवा अंतर अस्तित्व पर होती है। सामाजिक मनोविज्ञान लिवान फेस्टिंगर संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत को दिया, जो ये बतलाता है कि यदि व्यक्ति अस्थिरतापूर्वक अपने विश्वास, अभिवृत्ति एवं मत के अनुसार कार्य करता है, तो वह उसके लिए जागरूक होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्श के जो मुख्य संस्थापक रहे हैं वो हैं लिवान फेस्टिंगर। 1857 में इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत को दिया था, और ये सिद्धांत जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बहुत फोकस डालता है, यानी सामाजिक जो सांस्कृतिक अप्रोच है ये हमारे वातावरण में के फैक्टर्स पे, साथ ही साथ हमारे जो समाज के जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे नियम हैं, उनके ऊपर ये क्या करता है, फोकस डालता है। उसके बाद बायोलॉजिकल यानी जैविकीय संदर्श है, इसका संबंध व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को के जैविकीय आधार से होता है। तंत्रिका प्रणाली, हार्मोन्स, मस्तिष्क रसायन आदि व्यवहार के जैविकीय कारक और ये शोध बिंदु के केंद्र बिंदु रहे हैं। उसके बाद है उद्विकासीय संदर्श, जिसको कि हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चुनाव को प्रभावित करता है। उद्विकास संदर्श सर्वप्रथम डार्विन द्वारा दिया गया था, जिसमें 3 मुख्य तत्व निहित थे: परिवर्तन, वंशागति एवं चयन। आंतरिक यांत्रिकी अनुकूलन जो प्राकृतिक चयन का उत्पाद है एवं पूरे विश्व में मानव के जीवित रहने एवं पुनरुत्पत्ति करने से सहायता करता है। तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो 3 चीज़ों पर फोकस करती है कि परिवर्तन किस तरीके से होता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ चयन यानी सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने क्या किया, फोकस किया, और किस तरीके से जो है एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ये हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स जो है वो स्थानांतरित होते हैं, इसके ऊपर फोकस किया। और ये जो स्कूल था, ये चार्ल्स डार्विन के जो भी सिद्धांत थे उनसे बहुत ही ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस था, ये वाला स्कूल। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्कूल रहे हैं मनोविज्ञान में, जो कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी हैं: संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषण, गेस्टाल्ट, व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानात्मक, सामाजिक संस्कृति, जैविकी और उद्विकासीय। तो ये प्रमुख स्कूल रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और व्यवहार को अपने तरीके से बताने की उन्होंने कोशिश की। अब अगर मनोविज्ञान के उपक्षेत्र की बात कर ली जाए, तो मनोविज्ञान के विभिन्न उपक्षेत्र हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। मनोविज्ञान मस्तिष्क, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा कुछ अन्य अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र को सम्मिलित करता है, और इस तरीके से इसका जो कह सकते हैं कि उपक्षेत्र हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें से सबसे, और इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बताया गया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर मनोवैज्ञानिक मानव मस्तिष्क, चिंतन, स्मृति एवं सीखने का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग निर्णय क्षमता, प्रक्रिया तथा हम संसार को कैसे देखते हैं उसके लिए किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में जितने भी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका उपयोग करके हम किस तरीके से संसार में चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर आता है। नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही बड़ा एक भाग है साइकोलॉजी का, और इसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि मानसिक विकार क्या होते हैं, मानसिक विकार के क्या कारण हैं, उनका निदान कैसे करना है, और कौन कौन सी थेरेपीज़ लगा करके हम इस मानसिक विकार को हम सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अधिकांश मनोवैज्ञानिक है इसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इसमें ये राज्य मानसिक अस्पताल अथवा सामुदायिक मानसिक केंद्र, स्कूल, इंडस्ट्री, हर जगह पर आप हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा भाग्य है, उपक्षेत्र है मनोविज्ञान का। इसी से लगा हुआ एक और उपक्षेत्र है परामर्श मनोविज्ञान, जिसको कि काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो परामर्श मनोविज्ञान में हम हल्के संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है जो परामर्शदाता होता है। प्रायः जो लोग व्यवसाय पसंद अथवा शैक्षणिक प्रोग्राम में क्या विषय चयन करना है, इसकी अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है, या किस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो है वो परामर्शदाता की आवश्यकता को महसूस करते हैं। वे परामर्श मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेते हैं और विभिन्न प्रकार के मापनियों जैसे परीक्षणों एवं साक्षात्कार का प्रयोग उनकी रुचियों, अभिक्षमता, बुद्धि अथवा व्यक्तित्व के गुणों को जानने के लिए करते हैं। उसके बाद है हमारा पर्यावरण मनोविज्ञान, जिसे कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है।
इसका केंद्र बिंदु मानव, पर्यावरण अतः संबंधों पर होता है, यानी मानव और एनवायरनमेंट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसके ऊपर जो फोकस किया जाता है वो पर्यावरण मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद है हमारा स्कूल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के इस मुख्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु अधिगम और स्कूल प्रोग्रामों की प्रभावकता है। स्कूल मनोवैज्ञानिक प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल के बच्चों, अध्यापकों, माता-पिता एवं स्कूल प्रशासन के लिए अथवा साथ कार्य करते हैं। वे स्कूल में परामर्श एवं निर्देशन देते हैं एवं क्षेत्रों की रुचियों, अभिक्षमता, समायोजन, सीखने की योग्यता, बुद्धि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का भी मापन करते हैं। उसके बाद एक और मनोविज्ञान का उपक्षेत्र है जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें इसका अध्यापन का मनोविज्ञान इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन बहुत सी सामान्य समस्याओं से जुड़े होते हैं जिनका संबंध तत्काल से नहीं होता है। वे छात्रों की प्रभावकता को बढ़ाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को सिखाने एवं अभिप्रेरणात्मक कौशल के लिए निर्देशित करते हैं। उसके बाद एक और उपक्षेत्र है मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम प्रयोगशाला में जाकर व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इसमें स्मृति, प्रत्यक्षण, इन सभी जैसे व्यवहारों का अध्ययन प्रयोगशाला में किया जाता है। वे व्यवहार एवं चिंतन के आधार को जानने तथा शोध परिणाम के आधार पर कुछ परिमार्जित तकनीकों का विकसित करते हैं। उसके बाद है शरीर क्रिया मनोविज्ञान, जिसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। यह क्षेत्र मानव एवं पशु के मस्तिष्क एवं व्यवहार के मध्य के संबंधों का परीक्षण करता है। शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिकों का केंद्र बिंदु व्यवहार पर तंत्रिका एवं ग्रंथियों प्रणालियों के प्रभाव को देखना होता है। वे व्यवहार के जैविकी आधार के अध्ययन हेतु आक्रामक एवं अनाक्रामक प्रविधियों का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शरीर मनोविज्ञान में आप हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, यानी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को जो है वो प्रभावित करती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है हमारा संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की इंडस्ट्रीज में जो हम किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन करते हैं उसके बारे में हम संगठनात्मक मनोविज्ञान में देखते हैं। जैसे कि कर्मचारियों का चयन कैसे करना है, उनका प्रमोशन कैसे करना है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, इन सब के ऊपर जो है वो संगठनात्मक मनोविज्ञान में जो है अध्ययन किया जाता है। किस तरीके से हमें जो उद्योगों हैं या औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो है वो ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों की आत्मसंतुष्टि कैसे बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, तो ये सब कुछ जो है हमारा संगठनात्मक मनोविज्ञान में होता है, जहाँ पर हम उद्योगों में किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन किया जाए इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान का एक और उपक्षेत्र है सामाजिक मनोविज्ञान, जैसे कि हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान में लोगों पर यानी समूहों पर, उनका एक दूसरे पर संबंध, उनकी विशेषताओं, अभिवृत्तियों, विश्वास, उनकी निर्णय क्षमता की प्रक्रिया एवं समूह के अन्य सदस्यों के संप्रेषण आदि से है। समूह में व्यक्ति के व्यवहार को समझने पर यहाँ पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रुप पे हम काम करते हैं कि जो लोग ग्रुप में हैं उन पर किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन किया जाए, वो सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर आता है। लोग एक दूसरे के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं, किस तरीके से संबंधों को बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब हमारा जो कार्य जिसमें आता है वो हमारे सामाजिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। उसके बाद है विकासात्मक मनोविज्ञान, जैसे कि हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर पैदा होने से लेकर के मरने तक का जो भी विकास है मनुष्य का, उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। अब इसके अंदर बचपन अवस्था में किस तरीके का विकास हो रहा है, किशोरावस्था में किस तरीके से हो रहा है, वयस्क में किस तरीके से हो रहा है और ओल्ड एज में किस तरीके से विकास हो रहा है, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों में होने वाले संज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषा के विकास को भी समझने का प्रयास इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद है सामुदायिक मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान का एक नया क्षेत्र है जो सामुदायिक समस्याओं, सिद्धांतों, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित होता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा उन लोगों की समस्याओं के समाधान करने में सहायता मिलती है जो एक समुदाय में रहते हैं एवं अपने पारंपरिक मनोचिकित्सा के स्वरूप, तनाव, बच्चों के पालन पोषण की प्रैक्टिस तथा सामाजिक प्रणाली को खोजते हैं। खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी कार्यक्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो स्पोर्ट्स में किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन किया जाए उसके बारे में हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में देखते हैं।
टीम स्पिरिट क्या होती है, किस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम जो है वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देगी, किस तरीके से उसका निष्पादन बढ़ेगा, इस सब चीज़ों को हम खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी, यह भी एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है जिसका संबंध शारीरिक प्रक्रियाओं, व्यवहार एवं सामाजिक कारकों के प्रभाव को स्वास्थ्य एवं बीमारी पर देखना है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक नैदानिक सेटिंग से कार्य करते हैं एवं उनका संबंध उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध एवं अध्यापन से भी होता है। उसके बाद एक और उपक्षेत्र है जिसे कि फॉरेंसिक मनोविज्ञान कहते हैं, कि लीगल और किस तरीके से साइकोलॉजी यानी एक दूसरे से संबंधित है, यानी जो न्याय प्रणाली है, जो आपराधिक न्यायिक प्रणाली है, वो उसमें किस तरीके से मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, वो सब हमारा फॉरेंसिक मनोविज्ञान में आता है। तो जैसे न्यायिक मनोवैज्ञानिक पीड़ितों के अधिकारों, अपराधियों के अधिकारों, अपराधियों के लेखाचित्र, नीति निर्धारण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनोविज्ञान के बहुत सारे उपक्षेत्र हैं जिनको कि कुछ यहाँ पर जिनकी व्याख्या की गई है, क्योंकि मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है तो इस तरीके से इसके और भी जो है उपक्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन उपक्षेत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। मनोविज्ञान में 3 महत्वपूर्ण भाग हमने देखे परिभाषा में, कि एक तो मनोविज्ञान को हमने विज्ञान क्यों कहा, मनोविज्ञान में व्यवहार का क्या अर्थ होता है, और मनोविज्ञान में हम मानसिक प्रक्रियाओं को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि मनोविज्ञान जो है उसका कहाँ से ओरिजिन है, उसका इतिहास कहाँ से रहा है। तो उस और इतिहास में हमने देखा कि सबसे पहले वो दार्शनिक शास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन 138 वर्ष पूर्व उसके दार्शनिक शास्त्र उसको अलग करके उसको एक विज्ञान दिया गया, बनाया गया, और किस तरीके से उसमें धीरे धीरे जाकर के विकास हुआ। और हमने ये देखा कि मनोविज्ञान का ओरिजिन जो है जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा रहा है, धीरे धीरे उसका भौतिक विज्ञान और इन सब चीज़ों से वो बहुत जुड़ता गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि विभिन्न स्कूलों ने जो है वो किस तरीके से मनोविज्ञान को अपने दृष्टि से परिभाषित करने की कोशिश की है, कि व्यवहार को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो विभिन्न स्कूलों ने अपना योगदान दिया, जिसमें से कुछ ट्रेडिशनल और कुछ कंटेम्प्रेरी स्कूल थे इन्होंने बताया कि व्यवहार को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसी श्रृंखला में अगर आगे बढ़ते हुए हम देखें तो हम ये देखें कि मनोविज्ञान में जो है शोध यानी रिसर्च जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो अब तक हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मनोविज्ञान क्योंकि एक विज्ञान है और इसलिए मनोविज्ञान में किस तरीके से हम रिसर्चेस को करते हैं, किन किन विधियों का हम पालन करते हैं, उसको भी ये जानना जरूरी है। और वैज्ञानिकता का क्या मतलब होता है, तो वैज्ञानिकता का अर्थ ये है कि आंकड़ों के एकत्रित करने एवं व्याख्या करने में वस्तुगत पक्षपात होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी पक्षपात जो है हमें रिसर्च करते समय नहीं आना चाहिए, तो मनोविज्ञान इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। और अतः वैज्ञानिक खोज में मुख्य जो है मान्यताएं निम्न है कि अगर हम किसी भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर शोध कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहला है वर्णन। तो एक मनोवैज्ञानिक का संबंध व्यवहार के निरीक्षण से होता है, जिसके वर्णन का केंद्र बिंदु क्या घटित हो रहा है, कहाँ घटित हो रहा है और किसके लिए घटित हो रहा है। जैसे घटना घटित हो रही है उसका संबंध क्या है जिससे वह घटित हो रही है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी घटना जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है उसके हमें सभी पक्षों पर ध्यान देना है, कि वो घटना का केंद्र बिंदु क्या है, वो कैसे घटित हो रही है, कहाँ घटित हो रही है, उस घटना का अन्य लोगों से क्या संबंध है। यानी जब हम किसी भी सिचुएशन को पूरी तरीके से वर्णन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो वो सबसे पहली एक मुख्य मान्यता है किसी भी वैज्ञानिक खोज को करने के लिए। उसके बाद दूसरी है स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या। तो मनोवैज्ञानिक निरीक्षण के आधार पर घटना की स्पष्टीकरण का जो है वो प्रयास करता है, अतः इस सिद्धांत का उद्भव होता है जो तथ्यों को स्पष्ट करता है। तो उसके बाद जब हम उस घटना को पूरी तरीके से व्याख्या कर लेंगे, स्पष्टीकरण कर लेंगे, तो हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सिद्धांत को भी एक डेवलप कर सकते हैं उसी घटना के आधार पर, कि ये सिद्धांत इस घटना के बेसिस पर बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है भविष्यवाणी। इसका संबंध व्यवहार के परिवर्तन तथा परिमार्जन से होता है।
नियंत्रण, यह चरण अवांछित व्यवहार को वांछित व्यवहार की ओर परिमार्जित करने पर ध्यान देता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर वैज्ञानिक खोज हमें करना है तो उसकी मुख्य मान्यताएँ जो हैं वो निम्न हैं। पहला, किसी घटना का पूरी तरीके से वर्णन करना, उसको स्पष्ट करना, उसकी पूरी तरीके से व्याख्या करना जिससे कि हम किसी सिद्धांत को बना सकें। उसके बाद उसकी भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना और उसके बाद उसको नियंत्रित अवस्था में उसको पढ़ने की कोशिश करना। ये आवश्यक नहीं है कि मनोवैज्ञानिक खोज उपरोक्त सभी उपागमों का अनुसरण करे। एक मनोवैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या एवं वर्णन केवल उसी प्रकार कर सकता है जैसे कि एक चिकित्सक परिमार्जित व्यवहार को नियंत्रित करने में सम्मिलित होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ जितनी भी मान्यताएँ बताई गई हैं वो सभी को पालन करें, लेकिन उसमें से कुछ मान्यताएँ जो हैं वो वैज्ञानिक शोध में हमें देखने को मिलती हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो पुनरावृत्ति है ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है और जब तक अध्ययन की पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसकी पुनरावृत्ति यह देखने के लिए की जाती है कि विश्वसनीय स्थापित करने के लिए क्या यही परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी रिसर्च जैसे मैंने की, उसके बाद किसी और ने भी उसी पे काम किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने भी उसी पे काम किया और तीनों व्यक्ति का रिजल्ट वही आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शोध की जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बार-बार उसकी पुनरावृत्ति उसी तरीके से हो रही है और वही रिजल्ट्स जो है हमारे हर व्यक्ति उसी रिजल्ट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो शोध में जो है पुनरावृत्ति का जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हम जो है एक नई खोज जारी रखते हैं, नई जानकारी जारी रखते हैं और साथ ही साथ हमें अपने अनुसंधान की विश्वसनीयता का भी पता चल जाता है कि हमने जो भी अनुसंधान किया है वो कितना हमारा विश्वसनीय है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनोविज्ञान में शोध जो है वो किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या विभिन्न स्तर हैं जो कि हमें पालन करने होते हैं। अब उसके बाद मनोविज्ञान में शोध की क्या-क्या विधियाँ हैं, किस तरीके से कौन-कौन से मेथड्स के थ्रू हम मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर वर्णनात्मक विधि के बारे में बताया गया है। वर्णनात्मक शोध डिज़ाइन के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है केस अध्ययन, सर्वेक्षण और व्यवस्थित निरीक्षण। तो सबसे पहली विधि जो आती है वो है हमारी केस अध्ययन कि हम किस तरीके से केस अध्ययन करके हम जो है वो परिणामों को लेते हैं। तो केस अध्ययन का क्या तात्पर्य होता है, ये बहुत ही छोटे समूह पर आधारित होता है, यानी बहुत ही कम लोगों पर या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर हम इसको करते हैं। यह एक प्रतिभागी के अथवा छोटे समूह पर ही हम इसको बना सकते हैं। इसका मुख्य आधार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपूर्व है। यह एक व्यक्ति के व्यवहार एवं संवेगों का विस्तृत लेखा-जोखा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें डीप एनालिसिस करनी है, डीप इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम केस अध्ययन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और या तो ये एक व्यक्ति पर होता है या एक छोटे से समूह के ऊपर हम कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे लोगों पर लेकर के इसको द्वारा हम काम नहीं कर सकते। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने केस अध्ययन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया था और जिन्होंने केस अध्ययन विधि का उपयोग अपने मरीजों की सूचना ग्रहण करने के लिए उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के निष्कर्ष में सहायता पहुंचाई। जीन पियाजे ने भी केस अध्ययन का उपयोग किया था। उन्होंने अपने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के महत्व प्राप्त करने में किया। इस तरीके से केस अध्ययन का बस यही तात्पर्य होता है कि जहाँ पर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और एक डीप एनालिसिस या डेप्थ तक हमें अगर जाना होता है, तो उसको हम केस अध्ययन के अंदर रखते हैं, जिसमें बहुत ही एक व्यक्ति पर काम किया जाता है या बहुत ही छोटे सैंपल पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद सर्वेक्षण, जिसे कि सर्वे मेथड कहा गया है। तो सर्वेक्षण विधि में शोधकर्ता अध्ययन के लिए किए जाने वाली समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछता है। इसे आमने-सामने साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार, इंटरनेट अथवा प्रश्नावली की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे प्रतिभागियों को सर्वेक्षण विधि में सम्मिलित किया जा सकता है तथा बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो सर्वेक्षण में हम बहुत सारे लोगों पर काम कर सकते हैं, जैसे कि लोग सर्वे करने जब हमारे आपने देखा होगा कि सर्वे करने आते हैं, तो वो एक तरीके से इंटरव्यू लेते हैं। ये सर्वे कई तरीके से किया जा सकता है, या तो आमने-सामने बैठ कर के इंटरव्यू लिया जा सकता है, टेलीफ़ोन से साक्षात्कार लिया जा सकता है या इंटरनेट के थ्रू हम जो है वो क्वेश्चनेयर दे देते हैं और लोग उसको सॉल्व करके वापस करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे तरीकों से जो है सर्वेक्षण किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे इसका जो एक एडवांटेज वो है ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं और इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यद्यपि शोधकर्ता को ये निश्चित करना होता है कि प्रतिभागी प्रतिनिधात्मक परिदृश्य समूह से लिए गए हैं, यानी अगर आप जो भी आप सैंपल ले रहे हैं उसको पूरी तरीके से डिफाइन करना होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सर्वेक्षण विधि की कमी ये है कि इसमें प्रतिभागियों द्वारा सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है,
कि ये उनका सही मत है कि नहीं, ये हम नहीं जान पाते हैं। ऐसा उन परिस्थितियों में भी घटित हो सकता है जब प्रतिभागी ये सोचता है कि उत्तर सामाजिक रूप वांछित अथवा सही है या नहीं है। तो एक एडवांटेज तो ये है इसका कि इसमें बहुत सारे लोग हम जो है सम्मिलित हो सकते हैं, हम बहुत सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उसमें समय भी कम लगता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कमी है सर्वेक्षण विधि की कि यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल पाता कि प्रतिभागियों ने जो भी उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है, कि उन्होंने छुपा करके उत्तर दिया है या उन्होंने गलत तरीके से उत्तर दे दिया, इसका हमें पता नहीं चल पाता है। उसके बाद तीसरी वर्णनात्मक विधि जो है वो है व्यवस्थित निरीक्षण। व्यवहार के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि जो है वो निरीक्षण होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। ये आंकड़ों का संकलन अथवा सूचनाओं को एकत्रण क्रमबद्ध ढंग से यहाँ पे किया जाता है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर प्रक्षालन नहीं करता। शोधकर्ता वातावरण में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली घटनाओं व्यवहारों का क्रमबद्ध ढंग से निरीक्षण करता है। कई बार निरीक्षण करने के पश्चात शोधकर्ता निरीक्षण व्यवहार से संबंधित कारणों को समझने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर शोधकर्ता जो है वो एक नेचुरल सेटिंग में जो भी जैसा भी सिचुएशन है उस पर क्या करता है, निरीक्षण करता है, उसे क्रमबद्ध तरीके से उस निरीक्षण के आंकड़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर निरीक्षण जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो जो है निरीक्षणकर्ता जिनका निरीक्षण कर रहा है उनके साथ पार्टिसिपेट करके उनका निरीक्षण कर सकता है, या फिर अलग छुप करके भी वो क्या करता है, निरीक्षण करता है। लेकिन जो भी निरीक्षण करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको उसमें जो भी आंकड़े उसको मिलते हैं वो उसको व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से जो है वो उसको समझने की कोशिश करता है कि व्यवहार जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। शोधकर्ता यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे लोग अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं और फिर तार्किक कारणों के आधार पर निरीक्षण परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्ध निरीक्षण में आंकड़ों को संकलन करने के दूसरे प्रारूप में अनुपूरक सूचनाओं को अंकित करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से निरीक्षण के थ्रू भी हम जो है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स करके जो है लैब में उस तरीके से हम जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने पहले जैसे कि एक प्रॉब्लम ली, उसके बाद हम उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल्स को यानी चरों को सम्मिलित करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर कार्य करके हम एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने हाइपोथेसिस को चूज़ किया, फिर इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम चरों को लेकर के, और हम 2 तरीके का चरों का उपयोग करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक है हमारे स्वतंत्र चर और दूसरे है हमारे आश्रित चर, यानी एक है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर वो चर होता है जहाँ पर जो प्रयोगकर्ता है यानी जो रिसर्चर है जो उसको पूरी तरीके से जोड़ तोड़ कर सकता है और जो कि प्रयोगकर्ता के पूरे हाथ में होता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है। आश्रित चर वो चर होते हैं जो कि जिनको कि हम जिनका प्रयोगकर्ता का कोई उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होता है और ना ही वो किसी भी तरीके से उसमें जोड़ तोड़ कर सकता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, वो हमारा एक तरीके से कॉज है यानी कारण है, और जो हमारा आश्रित चर है वो हमारा इफेक्ट है यानी क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल विधि में हम यही करते हैं, प्रयोगात्मक विधि में, कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे क्या रिलेशनशिप है। तो पहला तो ये हो गया कि प्रयोगात्मक विधि में हमने समस्या को पहले लिया कि जिसके ऊपर हमें प्रयोग करना है, जो कि व्यवहार से संबंधित होगी। उसके बाद हमने उस समस्या से संबंधित परिकल्पना को बनाया कि क्या हाइपोथेसिस हो सकती है। उस हाइपोथेसिस को करने के लिए हमने चरों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें 2 चर हम ज़्यादातर लेते हैं, एक है हमारा आश्रित चर, दूसरा हमारा स्वतंत्र चर, और इन चरों के बीच में हम एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यही हमारे प्रयोगात्मक विधि का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब इसमें से एक और चर जो होते हैं उनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी कि जो कुछ ऐसे चर होते हैं जिनका प्रयोगकर्ता जो है वो अपने प्रयोग में अध्ययन नहीं करना चाहता है, लेकिन वो बार-बार आकर के उसके अध्ययन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि प्रयोगशाला में अगर वो कोई काम कर रहा है और बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, तो बाहर की जो आवाज़ है उसका वो अध्ययन नहीं करना चाहता है, लेकिन बाहर की आवाज़ जो है उसको क्या कर रहा है, बार-बार उसको इफ़ेक्ट कर रही है। तो ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो प्रयोग को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कर क्या सकता है कि एक साउंड प्रूफ कमरे में काम
काम कर सकता है प्रयोगशाला में, जिससे कि ये आवाज़ें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो अगर प्रयोगकर्ता ने अच्छा प्रयोग किया है तो उसका ये एक गुण प्रयोग का ये भी है कि इसमें हम पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं, यानी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हीं स्थितियों में उन्हीं परिवर्तनों के साथ दूसरा प्रयोगकर्ता प्राप्त परिणामों को सुनिश्चित तथा पुनः सुनिश्चित करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति अथवा कई बार उसको दोहरा सकता है। तो अगर किसी भी प्रयोग की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम कह सकते हैं कि प्रयोग पूरी तरीके से विश्वसनीय है और इसके रिजल्ट्स को हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी दूसरी विधि है सहसंबंधात्मक विधि, जैसे कि कोरिलेशनल मेथड कहते हैं। तो जब हम किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम जो है वो सहसंबंधात्मक विधि कहते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। तो यह विधि दो स्कोरों के सेटों के बीच पाए जाने वाले संबंधों अथवा सहसंबंध को समझने का प्रयास करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लिया जाए कि यदि यह अध्ययन करना चाहता है प्रयोगकर्ता कि क्या लंबे व्यक्ति छोटे व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो अतः हम यह अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या बुद्धिमान व्यक्ति खुश भी रहता है या नहीं। यदि हम यह जानने में रुचि रखते हैं कि कैसे एक स्कोर की बढ़ोतरी दूसरी संबंधित स्कोर को बढ़ाएगी अथवा घटवाएगी, अथवा दो स्कोरों के सेटों में कोई सहसंबंध है या नहीं, तो सांख्यिकी विधि ये तुलना करने में हमारी सहायता करती है, जैसे कि हम कोरिलेशनल मेथड कहते हैं, यानी सहसंबंधात्मक विधि, जहां पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। अब सहसंबंध का जो मूल सहसंबंध गुणांक उसको r छोटे r से जो है मापा जाता है, और जो कोरिलेशन मेथड होता है उसका रेंज है, यानी वो +1 से -1 तक होता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 के ऊपर अगर हमारा कोरिलेशन आ रहा है तो उसका मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज केवल +1 से लेकर के -1 के मध्य परिवर्तित होती रहती है। +1 का मतलब हो गया पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, यानी पूर्ण सहसंबंध, और -1 का मतलब हो गया कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के मतलब है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और उसी रेट से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल घट रहा है या उसी रेट से दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव कोरिलेशन कहा। एंड नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है, एक चर तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा घटित हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा, वो हमारा नेगेटिव या ऋणात्मक सहसंबंध है। और जीरो कोरिलेशन कब होता है कि जब दोनों ही चरों के बीच में कोई संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। इसको कोरिलेशन को हम जो है एक डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखते हुए मिलेगी, नेगेटिव है तो वही लाइन हमें नीचे की तरफ गिरते हुए दिखेगी, और अगर जीरो कोरिलेशन है तो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी, हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से कोरिलेशन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम व्यवहार का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी संक्षिप्त परिभाषा, और मनोविज्ञान में हम किस किस क्या क्या उपक्षेत्र रहे हैं, मनोविज्ञान में विभिन्न स्कूलों का क्या योगदान रहा है, मनोविज्ञान में हम किस तरीके से शोध करते हैं, और एक शोध करने की हमें क्या क्या जो है क्या बोलते हैं उसके स्टेप्स होते हैं, किस किन चरणों में उनका शोध करते हैं, और साथ ही साथ विज्ञान किस तरीके के मेथड्स को हम यूज़ करके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।